गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 14 जुलाई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीटी फैक्ट जो प्रश्न है उसको भी देखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और युक्ति है इसके प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट यूपी पीसीएस के लिए। अभी फ़िलहाल यूपीएससी और बीपीएससी के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है, तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। और टारगेटेड चीज़ें 20 यूपीएससी और 20 और 21 जुलाई से ये स्टार्ट होगा यूपीएससी और बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आप इससे जल्द से जल्द जुड़ जाइए, इनरोल करा लीजिए अपना नंबर और टारगेटेड चीज़ों को प्रयास कीजिए कवर करने का। हम लोग इंटरव्यू पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर करेंगे इस क्लास में, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आप उसे देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आज सपना पूरा करने जा रहा है, उड़ान भरेगा चंद्रयान। और यह 2:35 से चीज़ें हम लोग देखेंगे इसे लाइव, और आप सभी लोग इसे देखिएगा। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आएगा, जहां पर चंद्रयान 2 से भी संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, चंद्रयान 3 से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान 2 में जो था उसके नाकामी को देखते हुए 21 बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से बदलाव किए इस बार एक बार नज़र डाल लीजिएगा आप सभी लोग। जिसमें विफलता से बचने के लिए एल्गोरिदम प्रोसेसिंग सेंसर डेवलप किया गया है, हार्डवेयर डेवलप, सॉफ्टवेयर सेंसर आदि पर अहम बदलाव किए गए हैं। लैंडिंग मॉड्यूल को आगे बढ़ाने के लिए ऑर्बिटर का पर्पस मॉड्यूल बदलाव किया। आज 8 पेलोड की जगह चंद्रयान 3 सिर्फ 1 पेलोड पर काम करेगा। तो यह भी देखने वाली बात होगी किस तरीके से यह हमें सफलता दिलाएगी। तो इसे क्या करना, आप लोगों को एक बार चीज़ें अपडेट कर लेंगे, कुछ खास नहीं है। कल हम लोग इस पर विशेष बात करेंगे, जो इसकी सफलता के बाद जो चीज़ें आएंगी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। वैसे इससे संबंधित आप लोग को टेलीग्राम पर, युक्तिया इसके टेलीग्राम पर आपको क्या किया गया, शेयर किया गया है, कौन सा एक स्लाइड शेयर किया गया होगा सुबह सुबह, तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर सारी चीज़ें की गई है। वर्तमान में जो जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, उनके द्वारा पूजा अर्चना भी की गई है। तो देखिए समस्या यहाँ ये है कि हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो उसे किस प्रकार से हम एग्जाम ओरिएंट बना सकते हैं, ठीक है ना। इसरो के प्रमुख कौन वर्तमान में, एस सोमनाथ हैं। उसके बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा अगर भारत सफल रहा इस मिशन में। तो उससे पहले कौन कौन से देश हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो चंद्रयान के इस मिशन पर अपना पेलोड उतारेगा, लैंडर उतारेगा, तो कौन सा ऐसा देश पहले से, भारत से पहले कर चुका है। सभी पर न्यूज़ पहले कवर की जा चुकी है, तो आप लोग जरूर इसे बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूएन की विश्वसनीयता के लिए भी जरूरी है भारत की स्थायी सदस्यता। याद आया कुछ बातें, जो मैंने कुछ बातें कुछ दिन पहले यही शब्द यूज़ किया था। आप लोगों को अगर विश्वास हो, अगर लग रहा हो कि मैंने ये शब्द यूज़ किया है, यही लाइन टैगलाइन यूज़ किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। किसी प्रकार का कोताही मत कीजिएगा। मैंने कुछ कुछ दिन पहले ही बात ही किया है, पिछले 15-20 दिनों से ये चर्चा कर रहा था क्लास में कि यूएन की विश्वसनीयता के लिए ज़रूरी है भारत की सदस्यता, है ना। मैंने ये बात यूज़ किया था। तो देखिए अब बातें यहाँ तक पहुँची है कि जो दिशा से आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है वो दिशा किस ओर है, सही डायरेक्शन में है या नहीं है। जो भारत सरकार का ऑथेंटिक डाटा होता है, ऑथेंटिक बातें होती है, उसी दिशा में आपकी चीज़ें जा रही है या नहीं जा रही है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप पहले की वीडियो जाके देखिएगा, ये सब मैंने इसी शब्द को, इसी लाइन को यूज़ किया है या नहीं किया है। इससे ये पता चलता है कि आपकी दिशा सही है। आपने युक्ति आईएएस विद्यम एजुकेशन का चयन किया है तो सही दिशा में आपने चयन किया है। अब दशा बदलने का दारोमदार आप पर होगा कि आप कितना बेहतर तरीके से मेहनत करते हैं। अपनी दशा बदलिएगा तभी आपकी मेहनत पर सफलता उस रंग लाएगी, नहीं तो बात करने से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक ना। लगातार 365 दिन काम करना होगा, तो आप उस संदर्भ में काम कीजिए। चलिए यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। द्विपक्षीय संबंध में यूएन की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है भारत की स्थायी सदस्यता। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई है बातें। अब भारत 2047 तक क्या है, विकसित देश बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
और हमारे लक्ष्य भी टारगेट है। तो उसके लिए संदर्भ में देखिए बहुत सी बातें भारत के द्वारा की जा रही है। आपको इस क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, वैश्विक नेता के तौर पर बनेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात होती है, सेमीकंडक्टर की बात होती है, अंतरिक्ष जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की बात होती है। और विकसित देशों, पश्चिमी देशों को और गरीब देशों, ग्लोबल साउथ के बीच एक सक्षम सेतु का काम करेगा भारत। तो यह भी आपको यह ध्यान रखना है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको ग्लोबल साउथ के कंट्री का मैप भेजा हूँ, तो उसे एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से देश उसमें शामिल है। बस ध्यान यह रखना है, वो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुए हैं, आज़ाद हुए और अभी वर्तमान में क्या है, अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश के दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है, इस श्रेणी से गुजर रहे हैं। उसमें अधिकतर लैटिन अमेरिकी देश, अफ्रीकी देश, एशिया के कुछ देश शामिल हो आते हैं ग्लोबल साउथ, जिसका प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत जानता है कि भारतीय हित में वैश्विक वसुधैव कुटुंबकम कैसे हम लोग उसे सर्वाइव करवा सकेंगे विश्व के प्लेटफॉर्म पर। तो लंबे समय से भारत ग्लोबल साउथ उनके अधिकारों को लंबे समय से वंचित रखा गया, उसकी अब पुरजोर बातें भारत के द्वारा की जा रही है। क्लियर है। अब भारत केवल अपनी ही नहीं, विश्व का सोचता है। ये सब बातें लगातार भारत के द्वारा की जाती है विभिन्न मंचों पर। जो देश के विकास के लिए पीछे बहुत पिछड़े, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है भारत। G20 की अध्यक्षता में यही कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल साउथ के मुद्दे को वहाँ अधिक से अधिक रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो विश्व में विभेद और भी बढ़ेगा, पश्चिमी देशों में, दुनिया के दूसरे देशों के बीच खाई और भी बढ़ेगी। अब मैंने आप लोग कुछ दिन पहले ही बताया है, लगभग 1-2 महीना पहले ये बातें किया हूँ कि देखिए वैश्विक तौर पर अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई कि हम है ना द्विध्रुवीय व्यवस्था को लेकर काम करके आगे विश्व को लेकर चल जाएंगे, आगे लेकर बढ़ेंगे, अपना प्रभुत्व हम स्थापित कर पाएंगे। अब भारत की एंट्री हो गई है, जहां पर भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। अब देखिए जिस प्रकार से मुस्लिम कंट्रियों का भारत को सपोर्ट मिल रहा है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, अब जहां पर अन्य राष्ट्र की बात हो रही, उनको तो मजबूरी हो जाएगी ना सपोर्ट करने के लिए। रीजन है कि मुस्लिम कंट्री अपने धार्मिक आस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं, पर भारत का जो विदेश नीति है, जो सह अस्तित्व की बात करता है, वो कहीं ना कहीं क्या है, अडॉप्ट किया जा रहा है अन्य देशों के द्वारा, मुस्लिम कंट्रियों के द्वारा। तो क्या होगा कि जैसे अमेरिका हो और या अन्य यूरोपीय राष्ट्र हो, उनके पास भारतीय भारतीय सपोर्ट के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करना मजबूरी हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, भारत इस तरीके से उभरेगा कि वसुधैव कुटुंबकम उनकी ना मैं वाली जो कॉन्सेप्ट नीति है, सबसे पहले अपनी अपनी हित पूर्ति होनी चाहिए, राष्ट्रीय हित पूर्ति होनी चाहिए, उसके बाद हम वैश्विक तरीके से देखेंगे, वो समाप्त हो जाएगा। तो उनके सह अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कुछ वर्षों के बाद। मान लीजिए अमेरिकी नीति क्यों बार बार बदलाव आ रहा है, जैसे भारत के साथ वो अपने विदेश नीति पर हमेशा बार बार क्यों वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेता है। इसके पीछे का रीजन समझने का प्रयास किया, क्योंकि भारत का वैश्विक नेतृत्व का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो विरले प्रदर्शित करता है, जो अन्य देशों पर नहीं, अन्य देशों में के द्वारा नहीं किया जाता। और इसका जितना सशक्त होना, इस विदेश नीति का जितना सशक्त होना, वसुधैव कुटुंबकम का जितना सशक्त होगा, इन राष्ट्रों को जो स्वयं की नीति पर चलते, अपने राष्ट्रीय हित सबसे पहले रखते हैं, जहां पर अपनी विश्व को एक साइड अगर तबाह करने की स्थिति और अपना देश को सर्वशक्तिशाली बनाने की स्थिति में हुआ, तो ये अपने देश को सर्वशक्तिशाली बनाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। तो इन सारी नीतियों का क्या अंत हो जाएगा कुछ ही वर्षों के बाद। तो मजबूरी है कि भारत को है ना अपने फेवर, अपने क्या करना है, अपने पाले में बना के रखना है। तो इसलिए भारत का अस्तित्व बहुत जरूरी हो जाता है इन राष्ट्रों के लिए। नहीं तो लोकतांत्रिक देश होने के नाते, केवल देखिए अमेरिका या अन्य देश लोकतांत्रिक का जितना भी ढिंढोरा पीटे हैं, ठीक है ना, पर लोकतंत्र का वास्तविक परिचायक तो भारत ही है ना। भारत में सदियों से, प्राचीन काल से, 6वीं शताब्दी से लोकतंत्र के हवाएं बह रही है, जो वर्तमान में कहाँ से हम परिवार के स्तर से लेकर, ग्राम के स्तर से लेकर, जिला के स्तर से लेकर, राज्य के स्तर से लेकर देश के स्तर तक देखते हैं लोकतंत्र की हवा। हर जगह देखते हैं, हर व्यक्तियों में देखते हैं, पर विश्व में अन्य देशों में ये सब चीजें नहीं होती है। तो भारत का जो लोकतांत्रिक स्वरूपीकरण है ना, वो हमारे रगों में बसा हुआ है। इसे किसी के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया, सीखा नहीं गया है। क्लियर, समझ गए? तो ये चीजें आपको समझनी होगी। भारत का लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र का परिचायक है, जबकि अमेरिकी लोकतंत्र क्या है? अमेरिकी लोकतंत्र समय परिस्थिति समसामयिक परिणाम का परिचायक है।
आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक लंबी इतिहास के बाद अमेरिका का लोकतंत्र स्थापित किया गया, पर हमारा लोकतंत्र क्या वास्तविक रूप से जन्म लिया हुआ अपने, कैसे हम लोग किसी कहीं आप देख लीजिए, इसे समझने का प्रयास ऐसे कीजिएगा। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऑटोमेटिक बारिश होगी प्राकृतिक रूप से, और वहाँ पर अपने प्रकृति ने उसे उस क्षेत्र में पनपने के लिए, हरियाली के लिए, अवसंरचना के लिए बहुत सी चीज़ें सिस्टम डेवलप किया। तो स्वतः इन क्षेत्रों में क्या होता है, पेड़ पौधे या तो बहुत सी चीज़ें पनप जाती है जो उस क्षेत्र का ग्रोथ करता है। पर हम कृषि करते तो आर्टिफिशियल करते हैं ना, तो यही समझने का प्रयास कीजिएगा। अमेरिकी लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र में इतना अंतर है, इसलिए भारतीय लोकतंत्र को वैश्विक तौर पर अधिक क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इसे समझाने का प्रयास कीजिएगा। जब भी इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाए, इसी संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा को स्पष्ट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। बहुत से सुरक्षा की बात की गई, जहां पर ईमानदारी से बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र मौजूदा जो बातें लगातार की जा रही है, वैश्विक प्रतिनिधित्व भारत का अस्तित्व होना चाहिए। और मैंने कुछ महीने पहले ये बातें किया, कुछ दिन पहले ये बात किया हूँ कि भारत को है ना, भारत को अगर संयुक्त राष्ट्र यूएन क्या करेगा, यूएन अगर सदस्यता नहीं देगा ना, उसके स्वयं के अस्तित्व पर खतरा उभर कर सामने आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके भारत ने अपने ग्लोबलाइजेशन स्थिति को डेवलप किया आने कुछ ही सालों में, उसे है ना नैतिक जिम्मेवारी दे रहा है कि किसे, यूएन को नैतिक जिम्मेवारी उस पर आ जा रहा है कि भारत को हम कैसे बाहर रख सकते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे फास्टिंग ग्रोइंग कंट्रीज है, वैश्विक तौर पर नेतृत्व आपदाओं में लेता है। तो इसे हम कैसे नकार सकते थे, इसके लिए क्या होगा, नैतिक जिम्मेवारी यूएन पर आ जाएगा। यूएन पर जिम्मेवारी आएगा तो यूएन के जो अस्थायी सदस्य उसे सपोर्ट करेंगे। अब चीन के पास नैतिक जिम्मेवारी आने वाली है कुछ ही महीनों में, कुछ ही वर्षों में, कि चीन पर नैतिक जिम्मेवारी बन जाएगा कि भारत को कैसे अब सपोर्ट करें हम इस मुद्दे पर। तो जब वैश्विक तरीके से, जब विश्व के अन्य देश इसे भारत को सपोर्ट करेंगे तो मजबूरी हो जाएगा चीन को भी, हमें उसे भारत को क्या है ना अस्थायी सदस्यता के लिए, हालांकि संशोधन प्रक्रिया और उसके बाद बहुत से स्तर पर अपने अपने तरीके से लोग संशोधन करेंगे, पर आने वाले निसंदेह मानिए कि 1947 से पहले ही भारत है ना, भारत 2047 से पहले ही भारत यूएन का अस्थायी सदस्य बन चुका होगा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। रीजन है कि भारत का बदलता स्वरूप। अब केस स्टडी यहाँ देखिए एक आप लोगों को मिला है, पटना के पुलिस लाठीचार्ज में भाजपा नेता की मौत हो गई है। अब देखिएगा लोकतांत्रिक रूप से हमें क्या है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार मिला, मौलिक अधिकार है। तो देखते होंगे आप, छात्र आंदोलन कोई हो तो पुलिस बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करती, जैसे कोई आतंकवादी स्वरूप वहां धारण कर लिया हो, कोई बड़े बड़े असलाधार लेकर आ गए हो जिस पर लाठीचार्ज इस तरीके दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बातें समझने का प्रयास कीजिएगा कि भाजपा नेता को भी हाल ही में कल के मौत तक हो गई है। इसी प्रकार से कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ जहाँ पर छात्रों की भी मौत हुआ था कुछ आंदोलन में, हालिया आंदोलन में बिहार में। तो यहाँ पर जरूर एक कमेटी बैठनी चाहिए बिहार पुलिसिंग को लेकर, जहां पर केंद्रीय स्तर के अधीक्षक या तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के आपको पूर्व न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि बिहार में पुलिसिंग व्यवस्था का स्वरूप कैसे बदल रहा है, कि विरोध प्रदर्शन में आप इस प्रकार के हिंसक रवैया अपना लेते हैं। देखिए एक्टिविटी देखिए पुलिस का देख रहे हैं आप किस प्रकार से लैंग्वेज। देखिए आपको शासन प्रशासन को व्यवस्था को कायम करने के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध के साधन दिए गए हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं कि आपके व्यक्तित्व में यह झलकने लगे कि आपके हिंसक प्रवृत्ति आप में आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस पिक्चर से ही समझा जा सकता है, इस व्यक्ति के फेस से देखा जा सकता है। इस वीडियो देखिए जाके यूट्यूब पर, छात्र आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हो या नेतागण के इस आंदोलन में लाठीचार्ज किया गया, बॉडी लैंग्वेज समझने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए राज्यों के पुलिस प्रशासन के एक्टिविटी पर, उनके कार्य व्यवहार पर एक कमेटी बैठनी बहुत जरूरी हो गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रत्यक्ष भागीदारी हो। रीजन उसके पीछे है कि आप कैसे तय कीजिएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक विद्रोह का स्वरूप कैसे हम रखें। अगर पुलिस इस प्रकार के बर्बर स्वरूप अपनाएगी तो व्यक्ति विशेष कैसे अपना अधिकार मांगेगा।
सोच के देखिएगा। मैंने कुछ दिन आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया कि राज्य से सबसे बड़ा, राज्य एजेंसी से बड़ा कोई देश में कोई संस्था नहीं होता है। अगर ये अपने पर आ जाए तो किसी भी व्यक्ति विशेष को चू तक नहीं बोलने देगा, मौलिक अधिकार साइड में हो जाएगा, सारी चीज़ें साइड में हो जाएगी, कोई व्यवस्था कायम नहीं हो सकता है। तो मैंने कुछ दिन पहले इसलिए बताया था ना। तो देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, पुलिस प्रशासन जो भी ऑर्डर दिया होगा इसे। अब है कि वहाँ के डीएम है, उसके चार्जशीट बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर क्या करना है कि आपको जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो लीपापोती की व्यवस्था की ही जाएगी जैसे पहले भी हुआ करता था। तो यहाँ पर बात समझने वाली है कि कौन इसको कोऑर्डिनेट करेगा, कौन इसे कंट्रोल करेगा। तो इसे कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। रीजन उसके पीछे समझिएगा, ये जवाब तलब करेगी, संज्ञान लेगी, तो सारे सिस्टम सही होने लगेंगे। तो कमेटी बैठाइए, जो व्यक्ति इसमें शासन व्यवस्था जो इसे ऑर्डर दिया होगा, आप क्या कर सकते हैं, भीड़ को हटा सकते हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। अब है कि आप लाठी चार्ज कर दें इस हद तक कि किसी की हत्या हो जाए, तो यह बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती है ना लोकतांत्रिक संदर्भ में। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। आप लोग को एनालिसिस कैसा लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस प्रकार से एनालिसिस आपको लाभ दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आप लोग बहुत कंजूस तरीके से बिहेव करते हैं, यह ठीक नहीं है। थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए खुद को, ठीक है ना। सबका भला होता है इसमें, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलिए, नहीं तो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब है कि साइबर सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया को करना होगा साझा प्रयास। इससे संबंधित एक केस स्टडी भी मैंने आपको अभी लास्ट में समझा होगा कि क्यों ये जरूरी है साइबर सुरक्षा। तो यह टॉपिक देखिए आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में सूचना प्रौद्योगिकी साइबर अपराध में आएगा। बीपीएससी या स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने अपने जीएस पेपर, मेंस जीएस पेपर से टैली कर लेंगे टॉपिक को, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर बात की गई है वैश्विक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा अहम बताया गया। G20 सम्मेलन में पहली बार क्या इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा स्पेस राष्ट्र के राज्य की प्रासंगिकता संपूर्णता जैसे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। साथ ही फेक न्यूज टूल किट, दुष्प्रचार कैंपेन को रोकने की साझा रणनीति बनाने का जोर देता है। और मैंने कुछ दिन पहले ही बोला ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तत्काल रूप से इस प्रकार के फेक न्यूज टूल किट वाली अवधारणा उसको समाप्त करने की जरूरत है। वहाँ बिना फीस का सभी वकील बनते हैं। वहाँ पर ज्ञान देने के लिए किसी प्रकार की बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी लिख दो, किसी भी तरीके से लिखो, अमर्यादित तरीके से किसी के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर प्रतिचिन्ह लगा दो। अभी मैंने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक देखा, मौर्य की जो कहानी है, उनके व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं उस पर किसी माननीय न्यायाधिकारी जो थे, जज से हाई कोर्ट के, एमपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के थे। तो ध्यान रखिएगा, उनका वीडियो किसी अन्य के मामले में बताया गया, उसको टैग करके है ना बता दिया कि फैसला आ गया। बताइए, केवल व्यू के लिए किसी प्रकार के व्यक्तित्व को इस प्रकार से टारगेट करना कहीं ना कहीं बहुत से सवालिया निशान करता है। कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करने की बात करता है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष पर व्यक्तिगत आघात कर देता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। हाल ही में डिजिटल परिवर्तन, डाटा आदान प्रदान को लेकर भी बहुत सी चीज़ें हुई। आर्थिक दृष्टि से बदलाव आए, साइबर अपराध बढ़ गए, ठगी की व्यवस्था बढ़ गई है। आपको फॉर्जरी लोन के सिस्टम आते भी, मैं नीचे भी आप लोगों को केस स्टडी दिखाऊंगा कि साइबर अपराध ने किस तरह किसी व्यक्ति परिवार के जान ले ली, सभी ने खुदकुशी कर लिया है साइबर अपराध से चंगुल में फंसने के बाद। यह देखिए 10 साल के डिजिटल राष्ट्र के रूप में परिवर्तित रेखांकित करने की बात की गई, लक्ष्य निर्धारित किया गया। सब बातें आप लोग देख लीजिएगा। नीचे देखिए यहाँ बातें की गई, 2019 से लेकर 2030 के बीच $5.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है क्या साइबर हमलों के दौरान। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। पर नीचे केस स्टडी आएंगे तो इसके बाद हम इसका की पॉइंट देखेंगे। चलिए नीचे में दिखाता हूँ केस स्टडी आपको क्या हुआ है। आ जाते हैं नीचे, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए, साइबर ठगी से परेशान दंपति ने पहले बच्चों को मारा, फिर खुदकुशी कर ली। देखिए, इस परिवार की समस्या को समझने का कोशिश कीजिएगा। यह हम और आपके जैसे हजारों लोगों के साथ हो सकता है, करोड़ों लोगों के साथ हो सकता है। अब है कि साइबर अपराध, देखिए भोपाल का एक मामला आया है जिसमें साइबर ठगी का मामला था, जिसमें बच्चों को पहले उसने जहर दिया। इस प्रकार की हालात हो गए, कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर पिलाए, खुद दोनों फंदे पर खोए, एक दूसरे दंपति
खुदकुशी कर ले तो उसके स्तर को समझा जा सकता है, उसके मानसिक संतुलन को समझा जा सकता है, किस प्रकार से उसे प्रताड़ना मिली होगी। हम आप बातें कर सकते हैं पर इनकी भावनाओं को तभी समझा जा सकता है जब इसके दृश्य को आप अपने आँखों के सामने होते देखिएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऑनलाइन काम शुरू किया गया, कंपनी जिस कंपनी में काम करते थे पीड़ित ने जिस कंपनी के लिए ऑनलाइन काम शुरू किया, उसके फायदे के लालच देकर क्या किया, पहले ऑनलाइन लोन दिलवाकर कर्ज बनाया, कर्जदार बनाया। फिर जिंदगी भर की बचत छीनते हुए उनके निजी फोटो को सार्वजनिक ब्लैकमेलिंग कर दिया। अब कुछ फोटो होंगे मोबाइल में निजी सार्वजनिक जीवन के, तो क्या करते आप लोग, क्या करते हो कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या अन्य कहीं सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत फोटो डालते हो पोज वाले, तो आपको क्या करें, उस फोटो का ब्लर करके आपके फोटो को क्या किया जाएगा, न्यूड करके भेज दिया जाएगा सोशल मीडिया पर, तो आपको फिर ब्लैकमेल किया जाएगा। तो आप लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने, खासकर लड़कियां, क्या करना है, आपको फोटो शेयर नहीं करना है, नहीं तो साइबर अपराध इस तरीके से बढ़े हुए हैं। हाल ही में मेरे साथ ऐसी घटना हुई है ना, मेरे भी साइबर अपराध में इस प्रकार की घटनाएं, मुझे फिर मांगा जा रहा था कि आपका हम शेयर कर देंगे, तो मैंने बोला शेयर कर दो, मैं देख लूँगा क्या होगा। तो चीज़ें नहीं शेयर किया गया क्योंकि उसको पता था कि अगर डर जाएगा तो ना पैसा देगा, नहीं डरा तो पैसा क्यों देगा वो, और ऐसी कोई व्यक्तिगत है नहीं। तो सोच के देखिएगा कि आप क्या करते हैं, स्वयं क्या करते हैं, बुलावा देते इन साइबर अपराधों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैंने किसी लड़की को मना कर दिया, उन्होंने क्या किया था, टेलीग्राम पर अपना फोटो डाला हुआ, तो उनके द्वारा बोला गया था कि अब हम लोग फोटो भी नहीं डाल सकते। तो फोटो डालने से मतलब कि हम कुछ लाइक और शेयर के लिए सोशल मीडिया फोटो तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डालिए। जब आपको साइबर अपराध आपके फोटो को न्यूड करके आपके मोबाइल पर फिर सेंड करेगा और आपसे इस प्रकार 17 लाख रुपये की मांग करेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या समस्या होती है। आज़ादी का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी आज़ादी का गलत तरीके से उपयोग करें, ठीक है ना। समाज से बचने का तरीका आपके पास पता होना चाहिए। सोसाइटी में ऐसे बहुत से भी लोग हैं। अब वैश्विक तरीके देखिए, ये जो साइबर अपराध किया गया था, कहाँ से किया गया था, देखिए यहाँ पर कोलंबिया का कोई कंपनी था, तो कोलंबिया से किया गया। आप भारत में आपका गाँव जिला तो लोग जानते ही नहीं होंगे, कोलंबिया आप कैसे पहुँच जाएगा इसको सही तरीके से पकड़ने के लिए। शासन प्रशासन आपको जान रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। तो आपको क्या करना, इस प्रकार के किसी प्रकार का फॉर्जरी कॉल आए, किसी पर फॉर्जरी आपको लोन देने की बात आए, कंपनी में काम करने की बात आए, तो क्या करना, आपको ये सब काम नहीं करना है। और सोशल मीडिया पर आप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कहीं भी है, ट्विटर भी है, अपना पर्सनल फोटो शेयर नहीं करना है। रीजन इसके पर जागरूक जितना रहिएगा उतना बेहतर सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो समस्या ऐसे ही होगी। खिलता हंसता परिवार है ना, डूब जाएगा एक सेकंड के इस प्रकार के गतिविधि में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं साइबर अपराध के संदर्भ में। चलिए इसका कीनोट्स हम लोग देख लेते हैं, कहाँ गया जी। देखिए बात है कि आप लोग समझते हो लेट से, समझोगे तो जरूर पर लेट से समझोगे कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं ये सब झेल चुका हूँ। अब चलिए, अब वैश्विक तौर पर साइबर अपराध को संबंधित कार्य योजना क्या है। तो साइबर अपराध के बुडापेस्ट कन्वेंशन याद रखिएगा, क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय संधि था जो क्या करता, कानूनों के बीच सामंजस्य, जहाँ तकनीकी सुधार, राष्ट्रों के बीच सहयोग से बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधी अपराधों संबोधित करने का प्रयास किया गया था। तो आपको बुडापेस्ट कन्वेंशन याद होना चाहिए। ये 1 जुलाई 2004 से लागू है, जो अभी समय भारत हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत के कुछ मुद्दे हैं उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ध्यान रखें, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बनाया गया था, जिसमें आपको क्या करना है, इसमें सभी हितधारकों यानी सरकार, निजी कंपनियां, नागरिक समाज एक साथ काम लाता है, एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो बनाया गया था वैश्विक तौर पर। अब याद रखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संकल्प पारित किया गया था, जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी वातावरण को क्या करना, सुरक्षा के मुद्दों पर 2 प्रक्रियाओं में स्थापित करना है। उसके बाद रूस द्वारा संकल्प माध्यम से ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संकल्प के माध्यम से सरकारी विशेषज्ञ समूह बनाए गए वैश्विक तरीके से, ताकि साइबर अपराध को कम किया जा सके। भारत द्वारा साइबर अपराध को संबंधित कार्य योजना क्या है, तो साइबर सुरक्षा संबंधित संधियां की गई है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ देशों आदि के साथ क्या किया, साइबर सुरक्षा संबंधित हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध क्या किए गए ढांचे में,
क्वाड के साथ भारत I2U2 देशों के साथ ढांचागत साइबर घटनाओं को प्रतिक्रिया, प्रौद्योगिकी सहयोग, क्षमता विकास, साइबर अपराध को कम करने संबंधित समझौते किए गए हैं। तो मुझे ये बताइएगा क्वाड की स्थापना कब की गई, क्वाड में कौन कौन देश है, क्वाड का अगला सम्मेलन कहाँ होने वाला, पिछला सम्मेलन कहाँ हुआ था, उसके बाद I2U2 संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। चलिए ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर आप बताइएगा और सभी लोग बताइए। अरे जितना एनर्जेटिक तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ों को कवर करता हूँ, आप लोग उतने ही एनर्जेटिक तरीके से आंसर देने का प्रयास कीजिए, नहीं तो पीटी निकालने से सिलेक्शन हो जाता तो सभी पीटी ही निकालते केवल ना। चलिए वैश्विक, अब हम डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2022 का हाल ही मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस किया हुआ आप लोग को डाटा प्रोटेक्शन के संदर्भ में, तो आप उस न्यूज को अच्छे तरीके से जाकर देख लीजिए। फिलहाल इतना याद रखना है, इसके लिए व्यक्तिगत डाटा का उपयोग दुरुपयोग को रोका जाएगा और डाटा उल्लंघन पर 500 करोड़, ठीक है ना, 10,000 से लेकर 500 करोड़ तक के प्रावधान किए गए, जुर्माने का प्रस्तावित रखा गया। हालांकि मसौदा जब पारित कर दिया जाएगा, विधेयक जब पारित कर दिया जाएगा संसद में, उसके बाद क्या रूपरेखा आएगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा अपडेट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अभी पारित नहीं किया गया, मानसून सत्र में इसे पारित करने की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आपको साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 है, उसकी भी चर्चा की गई है। पैनल ऑडिट साइबर सुरक्षा की बात की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी 2000 के तहत कंप्यूटर से संबंधित सूचनाओं का दुरुपयोग को रोकने की बात की गई है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र, यह भी क्या करता है, आपको नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। भारतीय साइबर अपराध संवेदन केंद्र, यह भी क्या करता है, साइबर अपराधों के लिए वर्ष 2020 में स्थापित किया गया संस्था है। साइबर सुरक्षित भारत पहल योजना चलाई गई 2018 में, जो क्या करता है, साइबर अपराधों की जागरूकता से संबंधित कार्य करता है। सुरक्षा मुक्त सूचना सुरक्षा अधिकारियों के साथ साझा संकल्प पारित करते हुए क्षमताओं का निर्माण करता है। साइबर सुरक्षा केंद्र 2017 में आयोजित किया गया, एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया जहां पर कंप्यूटर अनुपकरणों के क्लीन करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। ये सब कार्य किए गए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है। भारत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम डेवलप की गई है। डिफेंस साइबर एजेंसी डेवलप की गई है। तो सभी कार्य किए गए भारत के द्वारा अब तक, वैश्विक पहल भी किए गए। तो क्या करना है, सबको आपको की नोट्स में अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग इसको कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा, कृषि और R&D और संरचना अर्थात नवाचार की बात करता है कृषि क्षेत्र में। तो भारत नीति आयोग ने एक रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, अमृत काल में कृषि की तुलना में लोगों के सेहत और जलवायु दोनों अधिक ख्याल रखी जाएगी अगले 25 साल तक। ये नीति आयोग का रिपोर्ट आया जिसमें बातें की जा रही कि भारत सरकार क्या कर कृषि क्षेत्र के अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या कर रहा है, 2021 को लेकर क्या कर रहा है, 2026 से 40% तक 46.5% आबादी को काम करने में लगेगी, जिस घरेलू जीडीपी का योगदान मात्र 16.3%, इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए कृषि क्षेत्र को। तो इसके लिए देखिए बहुत सी चीज़ें लाई गई सरकार द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, कृषि व्यापार की बात की जा रही है, विज्ञान और तकनीक डेवलप करने की बात करी जा रही है, स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपको ऐड किया जाएगा। अधिक सब्सिडी की बात हो रही है, बार बार अब सब्सिडी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 2011 से 2020-21 के बीच खाद्य उत्पादन विकास दर क्या रहा है, किन किन क्षेत्रों में, सभी की चर्चा की है। इस आप लोग को डाटा को राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता। उद्देश्य देश में समान न्याय, हम लोग कितनी बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा बातें की गई है। तो आप इसको क्या करना, आपको रीड कर लेना है केवल, ठीक है ना। समान नागरिक संहिता जब विधि आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और मसौदा पेश कर दिया जाएगा, हम विस्तृत तरीके से समान नागरिक संहिता पर चर्चा कर लेंगे। अभी जो पहले हुआ है उसमें आपको क्या करना है, इस आरिफ मोहम्मद जी का क्या करना है कि आपको इसका एक बार इनको देख लीजिएगा क्या इनके द्वारा बातें की गई है। कुल मिलाकर वही बातें जो पहले हुई है। अभी तक देखिए विधि आयोग को जो बातें हुई थी, 50 लाख ऑनलाइन सुझाव आ चुके हैं और भी आने की संभावना है। आज अंतिम डेट था 14 जुलाई, आपको अंतिम डेट है आज ही ना, है 14 जुलाई जी, हाँ 14 जून, सॉरी 14 जून के बाद इसे किया गया और शायद आज ही तक इसका लास्ट डेट है। तो इसको मैं अभी देखा नहीं हूँ कि क्या एक्सटेंड किया गया है नहीं किया गया। अगर किया गया होगा तो 1-2 महीने जो भी एक्सटेंड होगा उसमें भी और बढ़ने की संभावना होगी, नहीं तो इसी रिपोर्ट के आधार पर विधि आयोग अपना निर्णय लेगा। जो भी बातें होगी देखते हैं मसौदे में क्या आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखिए कुछ चीज़ें हम लोग से छूट जाता है, ऐसा नहीं चाहते हैं कि छूट ना जाए। अब ये सब चीज़ें हो गई है।
चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए फिर चांद छूने वाला है चंद्रयान, तो इसके बारे में आप लोग जानकारी होनी चाहिए, जहां पर खास तौर पर चंद्रयान 3 क्या करेगा, चंद्रयान 2 भी चंद्रमा के अंधेरे भाग में उतरने का प्रयास किया था, चंद्रयान 3 भी क्या किया, चंद्रयान 3 भी अंधेरे में उतरने का प्रयास किया जाएगा, जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उस पर दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। रीजन उसके पीछे है कि जिस तरह घूर्णन पृथ्वी का, वही घूर्णन आपको चंद्रमा का है। तो एक भाग हमेशा क्या होता है, सूर्य के आगे होता है, दूसरा भाग पीछे हमेशा अंधेरे में होता है। तो इसलिए डार्क डार्क साइड इसे बोला जाता है। तो भारत, चीन, इजराइल के अलावा जापान भी चांद पर जाने की तैयारी में लगे हैं। इन सबके निशाने पर चंद्रमा अनछुए जमीन पर पहुंचने का प्रयास, उसके पीछे का रीजन है कि वहाँ की संपदा, अकुत संपदा, उसे प्राप्त करने का हीलियम 3 की बात की जा रही है। जो जो ध्यान रखिएगा, एक बहुमूल्य खनिज है, एक सेकेंड, जो क्या एक बहुमूल्य खनिज है, जो 1 टन हीलियम की मौजूदा कीमत करीब 5 अरब डॉलर है। ध्यान रखिएगा, उसे रुपये में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कितना होगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद चंद्रमा के 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी पर ढोकर लाया जा सकता है, ऐसी बात की जा रही है। उसके अतिरिक्त दक्षिणी ध्रुव चट्टानों पर लोहे के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि भी मौजूद है, जो बहुत से चीज़ों के लिए उपयोगी किया जा सकता है उसका। साथ ही ध्यान रखिएगा, आर्टिमिस मून मिशन जो आप लोगों को एक बार न्यूज एनालिसिस में कवर कराया गया था, उसमें क्या चंद्रमा पर इंसान को भेजने का व्यापक योजना, शुरुआत मानव रहित यान ओरियन के प्रक्षेपण के साथ की जा चुकी है। अब ध्यान रखिएगा, पिछले साल शुरू किए गए इस मिशन के तहत नासा 8 देशों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण समझौते को रखा था, जिसमें यात्राएं की गई थी, सब बातें हुई थी। आपको ये सब पहले भी न्यूज़ कवर किया गया है, ऐसा नहीं। अपोलो 11 और आर्टेमिस मिशनों के बीच यदि सबसे ज़्यादा कुछ बदला है तो चंद्रमा को लेकर विज्ञानी अवधारणा बदला है। तो जैसे अपोलो मिशन के समय नासा के अंतरिक्ष यात्रियों समेत विज्ञान बिरादरी क्या करता था, पूरी दुनिया को लगता था चंद्रमा की सतह बिल्कुल सूखी है, लेकिन अब सभी को पता चल गया है कि कम से कम क्या वहाँ है, पानी है, खनिज है, कम से कम चंद्रमा दक्षिणी जो ध्रुव है उस पर भारी मात्रा में बर्फ और भाप के रूप में मौजूदगी है। चंद्र मंगलयान हो, सुदूर अंतरिक्ष यात्रियों के पड़ाव को इंसानी बस्तियां बसाने के लिहाज से भी यह जरूरी है। चंद्रमा को सर्वाधिक संभावनाओं के तौर पर, अगर मान लीजिए हम वैश्विक ध्रुवीय ग्रह से बाहर जाते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम बसावट कर सकते हैं, बस्तियां बना सकते हैं, आर्टिफिशियल बस्तियां बना सकते हैं, ताकि अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष पिंड को रूप में जो भी जाएंगे मिशन, उसको एक सपोर्ट प्रोग्राम मिल सके, इसके लिए भी यह किया जा रहा है। तो सभी देश अपने अपनी क्षमताओं के आधार पर यहाँ पर कर रहे हैं काम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे समन्वित और एकीकृत योजना का होगा विकास। देखिए मैं किसी राज्य विशेष की यहाँ आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम शासन व्यवस्था के उस कुप्रथा की आलोचना करूंगा, जहां पर सरकारें तो बहुत शासन और प्रशासन की बात करता है, सुशासन की बात करता है। देश का कोई भी राज्य हो, ठीक है ना, देश का कोई भी राज्य हो, केरल से लेकर आप चले आइए पश्चिम बंगाल तक, केरल से लेकर चले आइए गुजरात तक, गुजरात से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से फिर अरुणाचल प्रदेश 7 ईस्ट सिस्टम में। अब बीच वाले किसी भी यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, किसी भी स्टेट की बात कर ले, यह तब बोनी पड़ जाती है जब प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आती है। आप कितनी भी बात कर लीजिए, आप शहरी शहरी ढांचे को सही तरीके से नहीं बना पाए, नहीं तो समस्या और भी विकट है हमारे सामने है। इसी कारण साथ ही साथ हम बेस्ट मॉडल अपनाए नहीं है, जिसके आधार पर हम किसी समस्या को किस प्रकार से निदान पा सकते हैं। सोच के देखिएगा, बारिश की किसी भी अवधारणा, किसी भी वृद्धि ने मात्र 153 मिलीमीटर बारिश ने क्या किया है, कि 1982 के बाद जुलाई के बाद सर्वाधिक बारिश है। अब किसी देश की राजधानी हो, उसके पास कोई मॉडल नहीं है कि हम 82 में ऐसी बाढ़ आई हुई है, तो आने वाले समय में मान लीजिए 153 मीटर से अधिक 160 मीटर हो जाए, 180 मीटर बारिश हो जाए, तो हमारे पास विकल्प है राजधानी को बचाने का, जबकि इससे पहले उस क्षेत्र में बारिश आ चुका है। तो हमारे देश प्रशासन में डिमेरिट यही है, जब भोज होता है ना तब कोहड़ा रोकते हैं लोग, ठीक है ना। क्या केस स्टडी किसी ने पढ़ा था, किसी भी आईएएस अधिकारी जो इस विभाग का रहा होगा,
उसने केस स्टडी सिस्टम को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। बस क्या करता है, लोग आईएएस तो आईपीएस तो बन जाते हैं, पर केस स्टडी को ढंग से नहीं पढ़ते, नहीं तो ये सब समस्या कैसे होगी? सोचिए देखिएगा, अगर पहली बार ऐसा होता तो समझा जा सकता था, माना जा सकता था कि समस्या पहली बार आई है, तो भाई उसके निदान भी हमको पहली बार आएगा। जैसे भूकंप की समस्या भुज में आई थी तो हम लोग राष्ट्रीय आपदा बनाया था। फिर उसके बाद आतंकवादी हमला हुआ था तो एनएसए हम लोग एनएआई का गठन किए थे। तो ध्यान रखिएगा, यह पहले 1982 में आ चुका है, तो हमारे पास डाटा होगा ना, सरकारी डाटा संग्रह करके उसके बारे में जो भी उसके बाद अधिकारियों ने उन क्षेत्र जिनके दायित्व है बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी हो, क्या उसने केस स्टडी को धरातल पर उतारने का प्रयास किया? नहीं किया, तो समस्या तो होगी ही ना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एड्स की बीमारी समझते हैं क्या होता है? एड्स की बीमारी ने बीमारी होने पर क्या होता है, बीमारी होने के बाद रोकथाम से नहीं जुड़ा हुआ है। एड्स की बीमारी रोग लगने से पहले रोकथाम की व्यवस्था करता है। अगर आप पहले ही आपको पता है किसी प्रकार से हम संबंध बना रहे हैं या किसी प्रकार एड्स जिससे होने की संभावना है, पहले उसके रोकथाम की व्यवस्था कर ले तो हमें कभी एड्स होगा? नहीं होगा। अगर एड्स हो गया तो फिर हमारे पास समस्या ही समस्या है। वैसे ही इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं जो हम जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए केस स्टडी सिस्टम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, हर राज्य के लिए है। अब सोच के देखिएगा, बिहार जैसा राज्य है जो हर साल बाढ़ जैसी विपदा झेलता है, और केवल मात्र इसलिए झेलता है कि बोला जाता है या समझा जाता है कि नेपाल ने अपना दरवाज़ा खोल दिया है, फाटक खोल दिया, जिसके बाद भारत में बिहार में अथाह पानी आ गया। अरे ये हर साल की प्रवृत्ति है ना। तो आपने आज तक उस केस स्टडी को समझकर कुछ ऐसा न्यू डेवलपमेंट किया, नवाचार किया, जिसके आधार पर अतिरिक्त जल, मान लीजिए अभी 150 मिलीलीटर तेल, आपको क्या कहता है, मिलीलीटर का स्तर का पानी छोड़ा जा रहा है नेपाल के द्वारा, तो आपने 250 मिलीलीटर वाली क्षमता वाला कोई केस स्टडी डेवलप किया है, जिसके आधार पर अगर मान लीजिए नेपाल कभी आप प्राकृतिक आपदा में अगर 250 मिलीलीटर भी छोड़ दे तो हमारे राज्य को कोई इशू नहीं होगा। पर यहाँ पर सिस्टम क्या है, चलो इस साल बाढ़ आया, आपदा के पैसे मिल गए हैं, उसके बाद चलो उसके संसाधन क्या करना, आपदा के बाद जो स्थितियाँ उसको कंट्रोल कर लेना, फिर अगले साल हम सोचेंगे क्या करना है। हमारे देश का कॉन्सेप्ट यही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हम लोग एकीकृत व्यवस्था को कैसे डेवलप कर सकेंगे, और नदी जल परियोजना जो नदी जोड़ो परियोजना वो जल्द से जल्द धरातल पर कितना जल्दी आए, उसके लिए कार्य करने की जरूरत। यह बहुत ही रूढ़ रूप से काम करेगा, रूप से कि कैसे बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। अभी सोच के देखिएगा, अभी सोच के क्या देखना है कि पूरा भारत आप देख रहे होंगे कि एक तरफ बाढ़ में है, ठीक ना, और एक तरफ पूरा सूखा में लोग है। बिहार के बहुत से भागों में, अभी उत्तर बिहार में पानी नहीं, यूपी के बहुत से क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, बारिश ही नहीं हो रही है। तो उन बाढ़ के क्षेत्रों को हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते? तो ध्यान रखिएगा, हम नदी जोड़ो जल परियोजना को जल्द से जल्द जितना बेहतर तरीके से लाएंगे। और योजना 2000 का है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यह योजना प्रस्तुत किया गया था। और सोचिए, सरकार अभी तक सक्षम इसे अभी तक 25% भी काम नहीं कर पाई है। तो जो भी सरकार रही हो इस बीच में, सभी इसके लिए जवाबदेह बनेंगे ना। हमें तो शासन, आम आदमी को क्या चाहिए, बाढ़ आए तो बाढ़ नियंत्रण हमें नजर आना चाहिए ना। हम लोग टैक्स पे क्यों कर रहे हैं कि आप इन सभी योजनाओं को पूरा करिए, तो सभी लोग यही काम करते हैं। अब देखिए, बात हुआ था कि 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था, और यह अनुमान लगाया था कि अगले 21वीं सदी के आरंभिक दशक में क्या होगा कि अधिक तक 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में होगी। ऐसी बात करते देखते हुए क्या बहुउद्देशीय बांध परियोजना 35,000 किलोमीटर तक तटबंध बनाए जा चुके, परंतु बाढ़ की मुक्ति के तो छोड़िए, अनुमान 1000 हेक्टेयर अधिक भूमि बाढ़ से प्रभावित होने लगे प्रत्येक वर्ष। इसके बाद वैसे देखा जाए तो बाढ़ की फसलें भी सरकार ही बोती है। जल आयोग का एक डाटा जारी करते हुए बताया कि देश में 123 बांधों और जल संग्रहण क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों में औसतन 165% पानी संग्रहित है। और यह तुलनात्मक रूप से बढ़ जाए तो तात्पर्य यह होगा कि बाढ़ों में पर्याप्त रूप से पानी भंडार था। तो ये 123वें बांध है जिनका प्रबंधन केंद्रीय जल
आयोग करता है, जबकि इन बांधों का देश के कुल भंडार क्षमता का 66% पानी जमा है। अब अतिरिक्त बारिश होगा तो इनको छोड़ा जाएगा, तो क्या होता है, तुरंत छोड़े जाने पर पानी का जो सैलाब है तो और भी विकृत रूप से आता है, और भी अपने साथ अवशिष्ट ले आके शहरी जो जो नदियों के किनारे जो बसावट क्रिएट किए गए हैं, अवैध बसावट, वो क्या करता है, बाढ़ की समस्या को और बढ़ा देता है। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। समस्या कहाँ है? समस्या क्या है कि सुशासन के नाम पर हम क्या शासन कर पा रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुशासन की धाराएं तो सभी लोग बोल रहे हैं, सुशासन है हमारे देश में, हमारे राज्यों में सुशासन है। तो भाई सुशासन के लिए शासन की पद्धतियां भी अपनाओ ना। केस स्टडी को डेवलप करो। हमारे देश में सबसे बड़ा डिमेरिट से है कि हम केस स्टडी को रेक्टिफाई ही नहीं कर पाते, नहीं तो समस्या ऐसी कैसे होती। सोचने और समझने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। युक्ति आईएएस पर जो चीज़ें कराई जा रही है उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट लें, अधिक से अधिक लोग, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो। यंग टीम हमारी काम करेगी और बेहतर तरीके से, बेहतर ऊर्जा के साथ काम करेगी। तो जल्द से जल्द हम लोग मिलते हैं फिर। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।